लिंक डिलीट कर देना। बैटरी रहने दीजिए सर, बैटरी चार्ज नहीं है। बस बंद करके गए थे ना, खराब हो जाता ना पूरा, सब दिन चार्ज लगा रहता है। यही बता दो, दो पॉइंट है। क्या हुआ था, क्लास कहाँ तक हुआ था? लाइन रेंजर्स की बात कर रहे थे हम लोग। कम करो और कम करो। लाइन रेंजर्स ना, लाइन रेंजर में हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग दो कर लिए थे। ठीक है, एक बार फिर से सारा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े थे, रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे इक्विपमेंट्स ऑफ चेन सर्वेइंग। ठीक है, कि चेन सर्वेइंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होता है उसकी बात कर रहे थे। अरे इधर आ जाओ ना, कहाँ बैठे हुए ऐसे, आ जाओ इधर आ जाओ। जिस दिन आगे बैठने का मौका मिल रहा है उस दिन तो आगे बैठ जाओ। इधर इस साइड आ जाओ इधर। हाँ, तो डिस्कस हम लोग किए थे कल के नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में, इक्विपमेंट्स ऑफ चेन सर्वेइंग। इक्विपमेंट्स ऑफ चेन सर्वेइंग में हम लोग क्या क्या बात किए थे? तो इसमें हम लोग बात किए थे सबसे पहले चेन का। ठीक है, चेन की बात की थी। चेन कितने तरह का होता है? चार, रेवेन्यू चेन, गंटर्स चेन, इंजीनियरिंग चेन और मैट्रिक चेन। तो ये चेन की बात करी थी। चेन में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेवेन्यू चेन कितने फीट का होता है? 33 फीट का। कितने लिंक? 16 लिंक का। ठीक है, इसके बाद जितने भी चेन्स हैं सारे 100 लिंक के होंगे। ठीक है, मैट्रिक चेन में अगर 30 मीटर का चेन है तो 150 लिंक। गंटर चेन 66 फीट और 100 लिंक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चेन की बात करी। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे टेप। टेप में कितने टेप होते हैं? 4 टेप होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला हम लोगों ने बात किया था लिनन टेप, जिसको क्लॉथ टेप कहते हैं। उसके बाद मेटेलिक टेप, फिर स्टील टेप और फिर इनवार टेप। सबसे बेस्ट रिजल्ट किससे आता है? इधर, हाँ, इनवार टेप से। इनवार टेप किस चीज का बना होता है? निकेल और स्टील। स्टील और निकेल का एलॉय है। निकेल कितना? 36% उसमें रहता है। ठीक है, ये हम लोगों ने टेप की बात करी थी। टेप के बाद इसके बाद हमने बात किया था पेग्स। पेग्स क्या होता है? ठीक है, खूटा जिसको गाड़ते हैं पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए। ठीक है, पेग्स के बाद हमने बात किया था एरो का। ठीक है, एरो के बाद फिर बात किया था हम लोगों ने रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड, फिर उसके बाद ऑफसेट रॉड। रेंजिंग और ऑफसेट में डिफरेंस क्या था? हुक का। ऑफसेट रॉड में ऊपर में हुक प्रोवाइड किया रहता है। ठीक है, तो ऑफसेट रॉड की बात की थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ में 3 इक्विपमेंट्स थे। ठीक है, एक नॉर्मल क्रॉस स्टाफ हो गया, एक आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हो गया और दूसरा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ हो गया। ठीक है, क्रॉस स्टाफ जो नॉर्मल क्रॉस स्टाफ है वो 90 डिग्री पर ऑफसेट ले सकता है। ठीक है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ 45 के मल्टीपल में, 45 के मल्टीपल में, और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ किसी भी एंगल पे। ठीक है, फिर क्रॉस स्टाफ के बाद अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा डिस्कस किया था हम लोगों ने? ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्टिकल स्क्वायर में 2 तरह के मिरर होते हैं, हॉरिजन और इंडेक्स मिरर। कौन सा मिरर आधा सिल्वर्ड होता है? हॉरिजन मिरर। इंडेक्स मिरर पूरा सिल्वर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर में कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री पर हो तो आफ्टर डबल रिफ्लेक्शंस, ठीक है, मिरर को 45 डिग्री पर सेट करेंगे तो डबल रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पे आ जाएगा।
वहां पे एक और चीज हमने बात करी थी कि मिरर को सेट करने की अगर बात की जाए तो आप किसी भी एंगल थीटा पे अगर सेट करते हैं तो डबल रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनता है वो 2 थीटा ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, तो 2 थीटा पर आ करके वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि अगर हम 30 डिग्री पर मिरर को सेट कर दिए तो इमेज कितने पर बनेगा, इंटरसेक्शन लाइन कितने पे आ जाएगा, तो फिर 60 पे आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि 45 पर ही हो, अगर हम 30 पर भी करते तो 60 पर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये ऑप्टिकल स्क्वायर की कहानी होगी। ऑप्टिकल स्क्वायर के बाद फिर हमने बात किया था इसी में एक तरीके का, और अगर मिरर की जगह पे प्रिज्म लगा दें तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है, तो प्रिज्म स्क्वायर भी एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि यही ऑफसेट लेने का ही काम करता है 90 डिग्री पर। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या होता है, स्लोप मेजर करने के लिए काम करता है। ठीक है, क्लिनोमीटर स्लोप मेजरमेंट्स में काम आता है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन सा बात की थी, लाइन रेंजर। ठीक है, लाइन रेंजर, लाइन रेंजर्स 180 डिग्री पर काम करता है जिसमें 2 प्रिज्म लगे होते हैं। लाइन रेंजर में क्या लगा रहता है, 2 प्रिज्म लगे रहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर आइसोसेलेस ट्रायंगुलर फॉर्मेट में शेप में रहता है वो। ठीक है, तो और लाइन रेंजर जो है वो 180 डिग्री एंगल पे चीजों को देख सकता है। ठीक है, अगर एक रेंजिंग रॉड इधर हो दूसरा रेंजिंग इधर हो तो लाइन रेंजर से हम दोनों को एक पॉइंट पे मिला सकते हैं। तो टाई स्टेशन, बीच के इंटरमीडिएट पोजीशंस को मार्क करने के लिए भी लाइन रेंजर्स को हम यूज करते हैं। अब इसके बाद हमने फिर बात की थी विद द हेल्प ऑफ लाइन रेंजर रेंजिंग करने का, कि रेंजिंग कितने तरह से किया जा सकता है, मेथड्स ऑफ रेंजिंग। और मेथड्स ऑफ रेंजिंग में कौन कौन सा डिस्कस किए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेंजिंग में 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, एक फॉलोअर होगा और एक असिस्टेंट होगा। फॉलोअर को ही आप सर्वेयर कहते हैं। ठीक है, फॉलोअर जो पीछे से फॉलोअर वो असिस्टेंट होता है। ठीक है, असिस्टेंट या इसको कहते हैं सर्वेयर। सर्वेयर कह ले या इसको लीडर कह ले, लीडिंग कह ले, लीड करता है ये। हाँ सॉरी, असिस्टेंट को फॉलोअर कहते हैं। असिस्टेंट और फॉलोअर उसको कहे, इसको सर्वेयर कह सकते हैं या फिर लीडिंग कह सकते हैं कि लीड कर रहा है, लीडर कह सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं जब आपका असिस्टेंट और सर्वेयर दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन रही हो, डायरेक्ट एक दूसरे को दोनों देख सकते हैं। अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल इस तरीके का आ गया कि एक दोनों दूसरे को विजिबल नहीं है तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग जब हम करेंगे तो उसमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो 4 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें 2 सर्वेयर होंगे और 2 असिस्टेंट होंगे, 2 फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, तो 4 लोगों की हेल्प से इनडायरेक्ट रेंजिंग की जाती है। इनडायरेक्ट रेंजिंग कैसे की जाती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें हमेशा इनडायरेक्ट रेंज में 4 लोगों की जरूरत होगी, लेकिन जब प्रिंसिपल काम कर रहा होता है उस समय एक साइलेंट रहता है, 3 ही लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, 2 के बीच में डायरेक्ट रेंजिंग हो गया और तीसरे को बोला जाता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच स्टेशन को मार्क करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए हम लोग डायरेक्ट उस पॉइंट तक आ जाते हैं और सीधा लाइन का मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट रेंजिंग की बात की थी। ठीक है, रेंजिंग मेथड में हमने वहां पे लिखाया होगा कि 3 तरह के रेंजिंग होते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग और एक रैंडम रेंजिंग होती है। ठीक है, तो वही आई थिंक कराना हम लोगों का बाकी रह गया था ना, रैंडम रेंजिंग। हेडिंग दीजिएगा अगला, रैंडम रेंजिंग। रैंडम रेंजिंग की बात करते हैं, इसमें होगा भी शायद
ये डायरेक्ट रेंजिंग था, ये हम लोग ने देख लिया था। इनडायरेक्ट रेंजिंग देख लिया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग को रैंडम रेंजिंग की बात करनी थी। रैंडम रेंजिंग की बात करते हैं। रैंडम रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग कब था? जब दोनों लोग एक दूसरे को बीच में क्या कर सके, विजिबल हो, ठीक है। असिस्टेंट और सर्वेयर दोनों को विजिबल हो तब डायरेक्ट रेंजिंग होगी, और दोनों को विजिबल नहीं है तो इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब इनडायरेक्ट और रैंडम में फर्क क्या है, पहले इसको समझते हैं। इनडायरेक्ट और रेंजिंग में फर्क क्या है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसको हम लीडिंग कह लेते हैं कि ये लीडर है, और ये मान लीजिए कि आपका फॉलोअर है, ठीक है, ये फॉलोअर है। इन दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स जो है वो इस तरीके का आ गया, कोई पहाड़ आ गया, माउंटेनियस आ गया रीजन। अब ये दोनों एक दूसरे को विजिबल नहीं है, देख नहीं सकते, लेकिन ये साइड से इधर से ट्रैवल करते हुए इस पोजीशन, इस पॉइंट तक ये पहुंच सकते हैं, तो ये एक्सेसिबल एरिया कहलाएगा। एक्सेसिबल एरिया का मतलब ये हुआ कि हम भले ही देख ना सकते हो इस साइड से इस साइड तक, लेकिन इसमें किसी भी पॉइंट तक हम जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। डिफरेंस समझना, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है इनडायरेक्ट और रैंडम के बीच में। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग तब होता है जब दोनों लीडर और फॉलोअर एक दूसरे को विजिबल ना हो, देख नहीं सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में जहां हमें सर्वे करनी है, जिसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, इस पोजीशन, इस पॉइंट तक ये पहुंच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस एरिया को, वहां जा सकते हैं। लेकिन सपोज कोई ऐसा चीज आ जाए, कुछ ऐसा चीज आ जाए ऑब्स्टेकल में कि अब ये दोनों एक दूसरे को या तो देख भी ना पाए या देख भी सकते हो, दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो देख भी ना पाए या देख भी सकते हो, लेकिन इस पोजीशन, इस पॉइंट तक जा नहीं सकते। ये केस बनने जा रहा है, यानी लीडर और फॉलोअर एक दूसरे को मे बी इट पॉसिबल कि देख भी सकते हो, मे बी इट पॉसिबल कि ना भी देख सके, लेकिन इस पोजीशन को, जिस लेंथ की मेजरमेंट करनी है, इस लेंथ के इस पॉइंट तक एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस नहीं कर सकते का मतलब वहां जा नहीं सकते। तो ऐसा अगर ऑब्स्टेकल आ जाए और ऐसे में हमें अगर रेंजिंग करनी हो, मेजरमेंट लेनी हो, कितनी लंबी लाइन है इस लेंथ का मेजरमेंट करना हो, तो ऐसे में हम करते हैं रैंडम रेंजिंग, उसको बोला जाता है रैंडम रेंजिंग। तो रैंडम रेंजिंग कब किया जाता है, ये कंडीशन समझ में आया। डायरेक्ट रेंजिंग कब करेंगे, जब दोनों एक दूसरे को विजिबल हो। इनडायरेक्ट कब होगा, जब विजिबल नहीं हो। और तीसरा रैंडम, विजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस लेंथ की, जिस लेंथ की मेजरमेंट करनी है, इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर हम मार्क कर दे तो वहां वो पहुंच नहीं सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन अगर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि ऐसे में कैसा रेंजिंग की जाएगी, रैंडम रेंजिंग की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में रैंडम रेंजिंग की जाएगी। तो ये मेथड यूज करते हैं व्हेन सर्वे स्टेशन, जो आपका सर्वे स्टेशन है, रेंज किया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो बाय इनएक्सेसिबल एरिया। यहाँ पे वर्ड लगा दिया, ये कैसा एरिया हो गया, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि ये आदमी यहाँ पे है, ठीक है, हमें इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक की लेंथ मेजर करनी है, यहां से यहां तक की लेंथ मेजर करनी है। और यहां पे मान लीजिए कि बीच में एक पॉन्ड आ गया, ये एक पॉन्ड आ गया, एक तालाब आ गया। अब आप यहां से यहां देख तो सकते हो एक दूसरे को, लेकिन बीच में आपके मेजरमेंट लाइन पर ही क्या आ गया, तालाब आ गया। और यहां पे एक पॉइंट आपको लोकेट करना है, ये आपको पॉइंट लोकेट करना है। तो आप अब यहाँ पे इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, वो एक्सेसिबल एरिया नहीं है, आप वहां जा नहीं सकते। तो अब ऐसे में इस लेंथ की हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसकी बात हो रही है। या मान लीजिए कि जंगल वगैरह है, ठीक है, बहुत सारे ये पेड़ पौधे यहाँ पर इस तरीके से लगे हुए हैं। अब बहुत सारे पेड़ पौधे इस तरीके से लगे हुए हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक देख भी नहीं सकते, और आप अपना टेप या चेन
लेकर के सीधा वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। आपका चेन डायरेक्ट सीधा यहां से यहां तक नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल्स इस तरीके के हो गए। तो ऐसी स्थिति में जहां हम या तो देख सके या नहीं देख सके, लेकिन इनके बीच के किसी पॉइंट को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में कौन सी रेंजिंग की जाएगी? रैंडम रेंजिंग। लिखिएगा इस कंडीशंस को रैंडम रेंजिंग में। दिस मेथड इज यूज्ड, random line ranging. This method is used when survey station to be ranged. This method is used when survey station to be ranged R या in restricted by inaccessible area, like ponds, फॉरेस्ट etc. अंडरलाइन कीजिएगा इनएक्सेसिबल एरिया को, और वर्ड्स ध्यान में रखेंगे, ये की वर्ड्स आपका हो गया। जहां भी दिखे इनएक्सेसिबल एरिया, वहां रेंजिंग कौन सी होगी? रैंडम रेंजिंग होगी। जहां दिखे इनविजिबल, विजिबिलिटी नहीं हो, वहां कौन सी रेंजिंग? कौन सी? इनडायरेक्ट रेंजिंग। अगर दोनों के बीच में विजिबिलिटी नहीं है तब कौन सा रेंजिंग? इनडायरेक्ट। विजिबिलिटी है तो, और दोनों के बीच में इनएक्सेसिबल एरिया है, यानी हम वहां पहुंच नहीं सकते, तब कैसा? रैंडम रेंजिंग। ठीक है, तो तीन रेंजिंग, तीन तरह के सिचुएशंस हैं। पहला जो विजिबिलिटी हो, दूसरा विजिबिलिटी नहीं हो, और तीसरा में विजिबिलिटी हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, एक्सेसिबल एरिया नहीं है, इनएक्सेसिबल एरिया, आप वहां पहुंच ही नहीं पाइएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट रेंजिंग, रैंडम रेंजिंग। अब रैंडम रेंजिंग टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है डायगोनल स्केल के प्रिंसिपल पर। जो कॉन्सेप्ट हमने डायगोनल स्केल में डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहां रैंडम रेंजिंग में हम यूज करते हैं। जरा बताइएगा आप, डायगोनल स्केल क्या था? 3 यूनिट्स उसमें रीड कर पाते हैं, पॉइंट के बाद वाले डेटा को भी उसमें हम लोग रीड कर पाते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो? डायगोनल स्केल किस पे काम करता है? सिमिलर ट्रायंगल पर। याद करो, डायगोनल स्केल जब हमने बनाया था तो डायगोनल स्केल में किया था कि ये एक लाइन ली थी, मान लीजिए कि ये 1 मीटर का लाइन है, तो इसके 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर में एक और लाइन खींचा था, और इसी के बराबर 1 मीटर ये है तो इसको भी 1 मीटर, और इसको 10 पार्ट में ब्रेक कर दिया था, इसको 10 पार्ट में ब्रेक कर दिया था, और इस दोनों को मिला दिया, और फिर यहां से इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ किए थे, इसके बेस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किए थे, और बेस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया था। तो जैसे ये डिवाइड हुआ वैसे ही ये डिवाइड होगा, और इसकी लेंथ हमने कैलकुलेट की थी, हर एक पॉइंट का लेंथ कैलकुलेट किया था सिमिलर ट्रायंगल लगा करके। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल लगा करके इस सबका लेंथ कैलकुलेट किया था, और तब इस पोजीशन को मार्क किया था कि ये वाला हो गया 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.5, ये 0.6। और डायगोनल स्केल में जैसे ही इस पॉइंट को टच करता था, डायगोनल स्केल की रीडिंग में आपको बताया था कि इस तरीके का डायगोनल स्केल है, अगर ऐसे, अगर इस पॉइंट को टच करता है और यहाँ पे मार्किंग ग्रेजुएशंस की हुई है, अगर इस पॉइंट को टच किया और यहाँ पे 0.6 है, तो ये वाली रीडिंग कितनी होगी? 0.6। तो डायगोनल स्केल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वहां लिखवाया भी था आपको, सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल। तो वही कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं रैंडम रेंजिंग में। तो रैंडम लाइन रेंजिंग भी काम करता है किस प्रिंसिपल पे? सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल पर। कैसे करता है अभी फिर से देखेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट फिर रिपीट होगा, डायगोनल स्केल वाला ही। ठीक है, पलट करके एक बार डायगोनल स्केल देख लो, जहां लिखवाया था हमने डायगोनल स्केल में सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच लगा करके, और वहां लिखा भी था।
सिमिलर ट्रायंगल बनवा करके और साइड प्रोपोर्शन रेशियो लगा करके हमने लेंथ भी निकाल करके दी थी आपको कि लेंथ कैसे निकालेंगे किसी भी पॉइंट का, दिखा? दिखा? हो गया, तब आ जाइए वापस, कम बैक। ठीक है, अब रिवीजन नहीं करना है, कितना रिवीजन आप कर रहे हैं वो दिख रहा है कि एक डायगोनल स्केल का आपको ध्यान में नहीं है कि कैसा काम करता है। ठीक है, तो अब सर्विंग में आगे क्या उम्मीद और एक्सपेक्टेशन हम आपसे रखें वो अभी से ही दिख रहा है। ठीक है, एक छोटा सा डायगोनल स्केल का बेसिक प्रिंसिपल आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 10 दिन बाद इनडायरेक्ट रेंजिंग में अब उतना सारा हम लोगों ने पॉइंट्स लिक्विड किया था वो कैसे आप ध्यान रखोगे। चलिए आते हैं फिर रैंडम रेंजिंग पे। तो कैसे काम करता है रैंडम रेंजिंग, इसकी बात करते हैं। रैंडम रेंजिंग कैसे काम करता है? देखिएगा रैंडम रेंजिंग। मान लीजिए इसमें कि ये रैंडम रेंजिंग में हमें इस पॉइंट, यहां एक पॉइंट लोकेट किया मैंने, ठीक है, ये एक पॉइंट लोकेट किया ए, और इधर एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूं ये बी। इस पॉइंट की हमें मेजरमेंट करनी है। ठीक है, ए और बी, इस पॉइंट का हमें मेजरमेंट करना है। अब डायरेक्ट चेन से, कोई भी चेन हम, मेट्रिक चेन, गंटर चेन, कोई भी चेन हम लें, डायरेक्ट हम चेन यहां से यहां तक मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चेनिंग करने के लिए हमें यहां से यहां तक सीधा चेन लगाना पड़ेगा, और बीच में क्या आ गया हमारा? ऑब्स्टेकल आ गया। बीच में ऑब्स्टेकल आ गया तो ये चेन सीधा मेजरमेंट नहीं ले पाएगा, तो यहां हम सीधा मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सीधा मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप मेजर करते हुए जाएंगे तो ये बीच में पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, अब आप यहाँ पे मेजरमेंट सीधा नहीं ले पाएंगे। तो हमें इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की मेजरमेंट करनी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की मेजरमेंट करनी है। तो ऐसे में रैंडम रेंजिंग करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे कि इस ए पॉइंट से या बी पॉइंट से, जहां मर्जी, जो आपको अच्छा लगे, जो फर्स्ट स्टेशन आपको नजर आए, वहां से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। ये लाइन कहां तक लेके जाना है? तो ये लाइन वहां तक लेकर के जाना है जहां से, जिस स्टेशन से आप ड्रॉ करोगे ये वहां तक जाएगा जहां से दूसरा वाला स्टेशन डायरेक्ट विजिबल हो, नजर आ जाए। तो हमें इस लाइन को तब तक आगे लेके बढ़ते रहना है जहां से ये दूसरा वाला स्टेशन डायरेक्ट विजिबल ना हो। अगर मान लीजिए कि हम ये लाइन को यहां तक रख देते हैं, ठीक है, यहीं तक रख लेते हैं, इस पॉइंट तक, तो क्या यहां से ये लाइन विजिबल होगा? नहीं। तो विजिबिलिटी जहां से है, जहां से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां तक हमें इस लाइन को क्या करना है? लेके जाना है। तो हमें इस लाइन को यहां से लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है? जहां से इसको हम डायरेक्ट विजिबल कर सके। कैसा विजिबिलिटी हो? तो विजिबिलिटी में भी अब कंडीशन है। विजिबिलिटी में कंडीशन ये है कि यहां से 90 डिग्री एंगल पे हम एक ऑफसेट लाइन ड्रॉ कर सके। तो हमें इस पोजीशन को वहां तक लेके जाना है कि यहां से एक 90 डिग्री एंगल पर, तो ये 90 डिग्री एंगल पे एक ऑफसेट लाइन हम ड्रॉ कर सके 90 डिग्री एंगल पे, वहां तक इस लेकर के जाना है। अब ये जो पॉइंट बना है, इस पॉइंट को हमने कह दिया कि ये है हमारा सी पॉइंट। हमें मेजरमेंट करनी है ए से बी तक का। हमने एक पॉइंट लोकेट किया सी, कहां से? ए वाले स्टेशन से। तो पहले स्टेशन से एक लाइन हमने बनाया, इस लाइन को लेंथ हम वहां तक लेकर के जाएंगे जहां से ये डायरेक्ट विजिबल हो, और कैसा विजिबिलिटी हो? तो 90 डिग्री ऑफसेट पर। ऑफसेट में हमने बताया था कि ऑफसेट दो तरीके का हो सकता है, 90 डिग्री भी और किसी ऑब्लिक एंगल पे भी, किसी भी एंगल पे हो सकता है। तो हमने 90 डिग्री ऑफसेट तक इस लाइन को लेकर के आया और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया सी। ये आपका पॉइंट हो गया सी। अब नेक्स्ट, ये AC की मेजरमेंट हम तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम डायरेक्ट ले सकते हैं, इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। हम C से B, BC की मेजरमेंट कर सकते हैं,
तो AC की मेजरमेंट कर सकते हैं और BC की मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर ये दोनों मेजरमेंट हमने कर लिया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो अगर बेस आप मेजर कर लिए, परपेंडिकुलर मेजर कर लिए, तो क्या ये हाइपोटेनस की लेंथ निकल के नहीं आ जाएगा? निकल के आ जाएगा। तो बाय द यूजिंग द ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री को यूज करके हम आसानी से यहां लिख सकते हैं कि AB जो होगा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम AB का लेंथ निकाल सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, हम AB का लेंथ निकाल सकते हैं। अब अगर हमको कोई बीच में टाई स्टेशन देना हो, ये तो हो गया आपका मेन स्टेशन, कि दो मेन स्टेशन के बीच का हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया। अगर हमें कोई टाई स्टेशन देना हो, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करना हो, तो कैसे लोकेट करेंगे? तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हम यहाँ सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लेंगे। कैसा सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लेंगे? तो आप क्या कीजिए कि AC वाले पर यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करिए। जो जो आपको इंटरमीडिएट पोजीशंस लेनी है आप यहाँ पे मार्क कीजिए। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, इस वाले पे मार्क कर दिया। सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है। पॉइंट्स हमने मार्क कर दिया। अब जब आपके पास AC मेजर है, AB मेजर्ड है, AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज है, तो इस ट्रायंगल को हम ऑन द प्लान ऑफ पेपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑन द प्लान ऑफ पेपर आप ड्रॉ कर लीजिए। और प्लान ऑफ पेपर पे अब हम वर्क कर रहे हैं। मैं इस फील्ड में वर्क नहीं कर रहा हूं, वर्क कहां कर रहा हूं? अब पेपर पे। जो पेपर हमने लिया वहां से मेजरमेंट AC और BC की मेजरमेंट ली, और ये मेजरमेंट लेकर के यहां से हाइपोटेनस निकाल लिया, और हाइपोटेनस निकालने के बाद तीनों ट्रायंगल के साइड्स को पेपर पे लोकेट कर दिया। पेपर पे लोकेट करने के बाद काम चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? अब हम यहां से ऑफसेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे ले जाएंगे। यहां से ऑफसेट ड्रॉ करेंगे, इस पे ले जाएंगे। यहां से ऑफसेट ड्रॉ करेंगे, इस पे ले जाएंगे। यहां से ऑफसेट ड्रॉ करेंगे, इस पे ले जाएंगे। ये हमारा बना D डैश, ये बना हमारा E डैश, ये बना हमारा F डैश। इस तरीके से पॉइंट्स बन गया। हमें AD की लेंथ निकालनी है। ये टाई स्टेशन है, इंटरमीडिएट स्टेशन है, हमको AD चाहिए। कैसे निकलेगा AD? तो अब सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच लगेगा। आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा है AD डैश, और दूसरा ट्रायंगल ये दिख रहा है AC और B। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, AD डैश और ACB। बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो दो ट्रायंगल हमारे पास हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, बिगर ट्रायंगल हो गया, और ये स्मॉलर ट्रायंगल हो गया, ये स्मॉलर ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में देखना, ये वाला एंगल तो कॉमन है ना, ये वाला एंगल क्या है? कॉमन है। तो ये वाला एंगल कॉमन है, तो ये वाला एंगल तो इक्वल होगा। और ये वाली एंगल कितनी थी? 90 डिग्री। हमने यहां भी ऑफसेट मारा है 90 डिग्री पे। ये सारे ऑफसेट 90 डिग्री पर चलेंगे, सारे ऑफसेट 90 डिग्री पे। तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री। तो ये एंगल बराबर था, और ये 90 बराबर है। तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? इक्वलिटी होगा। अगर इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। हमें लेंथ किसकी निकालनी है? इसकी, ये वाली लेंथ निकालनी है। डायरेक्ट यहां नहीं निकाल सकते क्योंकि चेन जाएगा ही नहीं, बीच में ऑब्स्टेकल आ गया। तो अब डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको अब हम निकालेंगे यहां से सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच लगा दीजिए। सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच कैसे लगेगा? इसमें क्या लिख सकते हैं हम? AD डैश वहां डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू यहां AB डिवाइडेड बाई AC। आपको AB पता है, AB हमको पता है, AC पता है, AC पता है। AD इसमें तो हम चेनिंग कर सकते हैं। तो जहां जिस पॉइंट्स को हमें मार्क करना है यहां तो चेनिंग कर सकते हैं। तो AD हम बाई चेनिंग डायरेक्ट चेनिंग करके निकाल सकते हैं। यहां से AD डैश निकल के आ जाएगा। इस इक्वेशन में सारा नोन है, AD डैश निकल जाएगा। तो यहां से AD डैश जो है वो कितना हो जाएगा? AB मल्टीप्लाइड बाई AD डिवाइडेड बाई AC। ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया। तो हमने क्या किया? बीच वाले पॉइंट टाई स्टेशन को मार्क कर दिया। तो इस तरीके से हम कहीं भी जो भी हम पॉइंट्स मार्क करना चाहें अपने नेसेसिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पॉइंट टाई स्टेशन को हम लोकेट कर सकते हैं।
जो कि डायरेक्ट यहाँ पॉसिबल नहीं था। तो अगर इनएक्सेसिबल एरिया हो, जहां हम जा नहीं सकते हैं, पहुंच नहीं सकते हैं चेन लेकर के, वहां पे इस कॉन्सेप्ट से हम टाई स्टेशन को मार्क करते हैं। तो रैंडम लाइन रेंजिंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसा दो पॉइंट्स मेन स्टेशन जिसके बीच में इनएक्सेसिबल एरिया हो कि आप डायरेक्ट उस टाई स्टेशन को मार्क नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम रैंडम लाइन रेंजिंग, इसको रैंडम लाइन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये जो लाइन आप बना रहे हैं एसी, ये रैंडम लाइन है, इस लाइन का कोई भी यूज इसके अंदर नहीं था। ये आपने रैंडम लाइन एक बनाया, डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट, मेजर करना था उधर, बना रहे हैं हम इधर, तो इसीलिए इसको रैंडम लाइन मेजरमेंट बोला गया कि ये रैंडम लाइन मेजरमेंट है कि ये अपने हिसाब से ड्रॉ करना है। अब कोई कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकता है, बस कंडीशन ये है कि ये लाइन जैसी ड्रॉ होगा तो इससे ऑफसेट कितने डिग्री पे आना चाहिए, 90 डिग्री पे आना चाहिए। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। चित्रकला का प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है, फटाफट बस खींच लीजिए। नदी बना दी है, नदी तो था ही नहीं। हाँ, तो नदी और पॉइंट्स में अंतर होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें सवाल पूछे जाएंगे कि रैंडम लाइन रेंजिंग किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, सिमिलर ट्रायंगल। इसको हम ज्योमेट्रिकल रेंजिंग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप इसमें यूज किसका कर रहे हैं, ज्योमेट्री का। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जहां रैंडम लाइन रेंजिंग लिखा है वहां ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा ज्योमेट्रिकल रेंजिंग। ज्योमेट्री की यूज भी करते हैं हम इसमें, ज्योमेट्रिकल रेंजिंग, ज्योमेट्रिकल रेंजिंग। सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल पर ये काम करता है। सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल पर दो चीजें आपको मिल गई, एक डायगोनल स्केल था वहां और दूसरा ये रैंडम रेंजिंग मिल गया। ठीक है, कैसे मार्क करना है, तो हमें कोई भी एक स्टेशन से एक लाइन लेनी है, रैंडम लाइन खींच देना है। कहां तक ये लाइन खींचा जाएगा कि जहां से ये डायरेक्ट नजर आ जाए 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे जहां से ये नजर आ जाए। दोनों लेंथ का मेजर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा। जैसे ही हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा, हम इस वाले पॉइंट्स पे इंटरमीडिएट टाई स्टेशन को मार्क करेंगे और यहाँ से ऑफसेट मारते जाएंगे, ऑफसेट खींच करके, और वो सिमिलर ट्रायंगल से वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे जो भी निकालना हो। तो जिस इंटरमीडिएट स्टेशन की दूरी निकालनी हो, ये डायरेक्ट यहां से आ जाएगा। इसका
प्रोसीजर लिख लीजिएगा, ये इसकी प्रोसीजर है जो अब आपने काम किया, ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर पे क्या क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। भाई कहाँ जा रहा है तुम? प्रोसीजर में क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है एसी, जो क्लियरली दिख रहा हो कहां से, ए से, और एक पॉइंट फिक्स करना है कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। 90 डिग्री एंगल पर दोनों को मिला देंगे, 90 डिग्री एंगल पे दोनों मिला देंगे। अब बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आप दे दीजिए, अलग अलग जो लोकेशन हमने डी ई एफ मार्क किया था वो पॉइंट्स हमने लोकेट कर दिया, और डायरेक्ट रेंजिंग से उसकी मेजरमेंट ले लेंगे, और फिर 90 डिग्री एंगल पे ऑफसेट मारते जाएंगे, और फिर सिमिलर ट्रायंगल लगा करके कैलकुलेट कर लेंगे जो भी रिजल्ट हमको कैलकुलेट करना हो। तो प्रोसीजर लिख दीजिएगा, ये प्रोसीजर हो गया जो हम लोगों ने बात करी कहानी में, प्रोसीजर है ये रैंडम लाइन रेंजिंग का। अब पॉइंट्स जो इसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली यही मत छाप देना, क्योंकि उस समय हमने ये लिख दिया था, अभी हमने पॉइंट्स का नाम चेंज कर दिया है, DEF ले लिया है, तो उसी तरीके से आप लीजिएगा। रैंडम लाइन AC इज ड्रॉन, ये तो ठीक है, AC ड्रॉ हुआ, क्लियरली ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टेशन A, ठीक है। नाउ पॉइंट्स B1 इज फिक्स्ड ऑन अ लाइन AC नहीं B1 नहीं, ये पॉइंट C है, और ये लाइन B है, ये लाइन B है, ये B पॉइंट है, इसको B कर लीजिएगा, AB जो आप फिगर बनाए हो इसके हिसाब से ये AB हो गया, ये पॉइंट C हो गया ऑन AB और ये एंगल आपकी हो गई ACB 90 डिग्री ACB, और ये पॉइंट है D, ये है E, ये है F, ये है D E F, और ये है C। अब हो गया सही, जो जो हमने पॉइंट्स मार्क करा था वहां पे उसके हिसाब से ये हो गया। ऑन लाइन AB फ्रॉम लाइन AB, ठीक है, फ्रॉम लाइन AB, इसको फ्रॉम कर लीजिएगा, फ्रॉम लाइन AB। सबसे पहले हमने क्या किया, एक AB लाइन ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ किया कि क्लियरली हमको दिखता रहे, क्योंकि हम डायरेक्ट रेंजिंग कर सके A से, कोई भी एक स्टेशन से। और उसके बाद हमने एक पॉइंट फिक्स किया C, इस तरीके से फिक्स किया कि ACB का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। दूसरा काम हमने यही किया कि एक C पॉइंट लिए, उस AB A वाले पॉइंट से जो लाइन हमने ड्रॉ किया था उस पे एक C पॉइंट लिया, इस तरीके से कि ACB एंगल ACB 90 डिग्री मिल जाए। जैसे ही हमको मिल गया, हम अलग अलग पॉइंट्स उस पे मार्क करना स्टार्ट कर दिए, AC पर हम अलग अलग पॉइंट्स मार्क करना स्टार्ट कर दिए DEF का, और उस DEF से फिर 90 डिग्री पर ऑफसेट लेना स्टार्ट कर दिए। ऑफसेट लेने के बाद लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगा देंगे, सारी दूरी निकल के आ जाएगी जो भी रिक्वायर्ड हो। हो गया ये।
तो रेंजिंग हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा रेंजिंग कर लिया? डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग और रैंडम रेंजिंग। कंडीशन ध्यान रखिएगा कौन सी रेंजिंग कहाँ पे होगी, क्योंकि सवाल आपसे यही पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो आपसे ये निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा कि निकाल के बताइए, ये प्रैक्टिकली फील्ड में आप निकालेंगे। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इस पर बनेगा नहीं क्योंकि कोई रिलेशन है नहीं, तो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछा जाएगा। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में सिचुएशनल कंडीशन दे दिया जाता है कि ये कंडीशन है, बताइए इसमें कौन सी रेंजिंग पॉसिबल है या कौन सी रेंजिंग बेहतर है, कौन सा हम रेंजिंग कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कंडीशन पढ़ करके सवाल का कि क्या कहना चाह रहा है। तो कंडीशन हमने बात किया कि अगर दो स्टेशन के बीच में डायरेक्ट विजिबिलिटी हो और एक्सेस कर सकते हैं हम एरिया, तो डायरेक्ट रेंजिंग। दो पॉइंट्स के बीच में विजिबिलिटी नहीं है लेकिन एरिया एक्सेस कर सकते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग। दो पॉइंट्स के बीच में विजिबिलिटी हो या ना हो लेकिन एरिया एक्सेसिबल नहीं है, तब रैंडम रेंजिंग। तो ये सिचुएशन कंडीशन ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा अब अगला, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और ट्रिपल स्टार लगा दीजिएगा। यहां से आपको खूब न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा। चेन सर्वेइंग का लास्ट टॉपिक। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? हाँ बीच में तो रिवर में आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना, रिवर में दूसरा कंडीशन होता है, कंडीशन ही वो अलग हो गया क्योंकि उसमें हम क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका कंडीशन अलग है, वो बात करेंगे आगे हम लोग, कंपास वंपास में चल करके बात करेंगे। हेडिंग दीजिएगा अगला, एरर एंड करेक्शन। एरर एंड करेक्शन इन चेनिंग और टेपिंग। एरर एंड करेक्शन इन चेनिंग एंड टेपिंग। और इस हेडिंग के ऊपर ट्रिपल स्टार लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा न्यूमेरिकल्स। यहां से खूब न्यूमेरिकल आपका बनेगा। चेन सर्वे का ये ऐसा सेक्शन है जहां से ढेर सारा आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। अभी तक चेन सर्वे में हमने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा जहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए। ये पहला टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका बनता है। तो अब तक चेन सर्वे में हमने जो भी डिस्कस किया है वहां से केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आपके बनेंगे। ये पहला टॉपिक आपको दिखने जा रहा है जहां से न्यूमेरिकल सवाल आपसे आएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा पॉइंट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस कर लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने आपसे बात करी थी एरर और करेक्शन के बारे में। एरर किसको बोलते हैं, करेक्शन किसको बोलते हैं। एरर क्या होता है? मेजर लेंथ माइनस ट्रू लेंथ। हमने क्या मेजरमेंट किया और ट्रू वैल्यू उसकी क्या थी, तो वो एरर हुआ। और करेक्शन क्या होता है? ट्रू लेंथ माइनस मेजर लेंथ, वो करेक्शन हमारा हुआ। तो एरर की बात करेंगे तो मेजर्ड माइनस ट्रू, और करेक्शन की बात करेंगे तो ट्रू माइनस मेजर। तो अगर इन दोनों रिलेशन को आप देखिएगा तो एरर और करेक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप आ जाएगा? नेगेटिव साइन में। ठीक है, एरर और करेक्शन के बीच में कैसा? नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि एरर हो गया मेजर्ड माइनस ट्रू, और करेक्शन लिखना हो तो ट्रू को पहले लाना होगा, ट्रू माइनस मेजर्ड। तो एक माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो वो तो फिर ट्रू माइनस मेजर बन जाएगा ना। तो एरर और करेक्शन के बीच में कैसा रिलेशन आ गया? एरर इज इक्वल टू कितना? नेगेटिव टाइम्स करेक्शन, या करेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स एरर। तो एरर और करेक्शन के बीच में नेगेटिव साइन का फर्क होता है। एरर और करेक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सेम। एरर और करेक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सेम होगा। आप एरर की मैग्नीट्यूड की बात करें या करेक्शन की मैग्नीट्यूड की बात करें, भाई दोनों तो ट्रू माइनस मेजर्ड और मेजर माइनस ट्रू, तो हम ट्रू में से मेजर घटाए या मेजर में से ट्रू घटाए, डेटा जो आएगा वो तो दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। फर्क किसका रहेगा? साइन का, प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, एरर और करेक्शन का डेटा हमेशा सेम होता है, फर्क रहता है सिर्फ प्लस और माइनस का। एरर होगा मेजर्ड माइनस ट्रू और करेक्शन होगा ट्रू माइनस मेजर्ड। अब ये उल्टा ना हो जाए, एरर को ही ट्रू माइनस मेजर ना कहने लगो आप। ठीक है, तो गड़बड़ यही होता है। 2-4-6 महीने बाद एरर पूछी जाएगी तो आप एरर में बताएंगे कि ट्रू माइनस मेजर्ड, उल्टा हो जाएगा। तो रिलेशन ध्यान रखिएगा, एरर का मतलब होता है मेजर्ड माइनस ट्रू। कैसे ये प्रोसीजर हमें ध्यान में रहेगा? तो हिस्टोरिकली जैसा जैसा आप काम करते जा रहे हैं उसी हिसाब से आप सोचिएगा।
हम पहले एरर निकालते हैं। मान लीजिए एरर निकालते हैं, तो एरर निकालते ही इसका मतलब है कि हमने मेजरमेंट किया होगा। एरर निकालने का मतलब क्या है? मेजरमेंट किया होगा। जब हम मेजरमेंट करने गए होंगे तो उस समय तो हमको ट्रू वैल्यू पता नहीं होगा। अगर ट्रू वैल्यू पता ही होता तो हम मेजरमेंट लेते ही नहीं, डायरेक्ट उसी पे काम करते। तो हम पहले मेजरमेंट किए तो मेजर्ड लाइन हमको मिला। अब मेजर्ड लाइन सही है या नहीं, इसके लिए सर्वे के अंदर चेक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। एक सर्वे में मेन लाइन, टाई लाइन, ऑफसेट लाइन, चेक लाइन एक होता है। तो चेक लाइन ड्रॉ करके हम अपने मेजर्ड वैल्यू का पता लगाते हैं कि ये सही है या नहीं है। अगर चेक लाइन हमारा सही नहीं आया, इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू क्या है? गलत है। तो चेक लाइन की सहायता से फिर हम मेजरमेंट करते हैं। तो जो वैल्यू निकल के आया वो ट्रू वैल्यू आया। तो अब हमको ट्रू वैल्यू पता चल गया। तो मेजर्ड हमको पहले पता था, ट्रू हमको बाद में पता चला। तो पहला वैल्यू है मेजर्ड और बाद वाला वैल्यू है ट्रू। तो मेजर्ड में से ट्रू को घटाया तो पता चला कि इतना एरर हमारे पास है। तो एरर की वैल्यू क्या होगी? मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ। अब यहां से अगर ट्रू लेंथ निकालना हो एरर से, हमको एरर पता है, एरर लिख दिया मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ, और हमको यहां से ट्रू लेंथ निकालना हो तो ट्रू लेंथ कैसे निकालेंगे? ट्रू लेंथ यहां से निकालना, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसको उधर ले गया, इसको उधर ले गया और एरर को इधर लेके आए। तो मेजर्ड में से एरर को क्या कर दें? माइनस। तो मेजर्ड में से एरर को माइनस कर देंगे, ट्रू लेंथ निकल के आ जाएगा। करेक्शन की बात कर रहे हैं। करेक्शन क्या होता है? ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। तो ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ, ये करेक्शन हुआ। अब यहां करेक्शन से अगर ट्रू लेंथ निकालना हो तो ट्रू लेंथ कैसे निकलेगा? तो फिर यहां से ट्रू लेंथ को यहीं छोड़ दीजिए, इसको उधर ले जाइए, ये उधर माइनस जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। यानी मेजर्ड लेंथ क्या हो गया? प्लस। अगर इसी को अब और लिखना हो तो हम यहां लिख सकते हैं मेजर्ड लेंथ माइनस नेगेटिव टाइम्स करेक्शन। ये लिख सकते हैं ना, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। और इसी माइनस टाइम्स करेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? एरर। तो यहां पे और क्या आ जाएगा आपका? मेजर्ड लेंथ माइनस में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो ये रिलेशन दोनों एक बन जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, हमको ट्रू लेंथ चाहिए। अब यहां से हम फोकस कर रहे हैं अपने ट्रू लेंथ पे, हमको मेजर्ड लेंथ नहीं चाहिए। आप क्या मेजर्ड किए हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ट्रू वैल्यू चाहिए। अब वो ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? तो अगर एरर पता है, सुनना ध्यान से, अगर एरर मालूम है तो ट्रू लेंथ कैसे आएगा? मेजर्ड माइनस एरर। एरर नहीं पता, करेक्शन हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि इतना करेक्शन करना है, तो करेक्शन अगर मालूम है तो ट्रू लेंथ कैसे आएगा? तो मेजर्ड प्लस करेक्शन। तो हमें ये वाला डेटा, ये वाला रिलेशन यूज करना है। लेकिन सजेशन अब यहां ये है कि इस रिलेशन को यूज करना है, लेकिन याद इसको नहीं रखना है। ध्यान रखिएगा ये रिलेशन, क्योंकि एरर हमेशा कैसे निकलेगा? मेजर्ड माइनस ट्रू। और करेक्शन कैसे निकलेगा? ट्रू माइनस। तो हमको चाहिए ये वाला रिलेशन, यूज इसको करना है, स्टार यहां लगाया, यूज इसको करना है। लेकिन दिमाग में हमेशा हम लिखेंगे हर बार ये वाला। तो लिखिएगा दोनों हेडिंग देकर के, एरर और करेक्शन। एरर और करेक्शन। एरर मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ, वहां से ट्रू लेंथ निकाला, कितना आया? तो मेजर्ड माइनस एरर। इस टॉपिक से खूब सारा न्यूमेरिकल आप देखने को मिलेगा यहाँ पे। और एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेशन में रख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल भी जाता है। करेक्शन क्या होगा? ट्रू माइनस मेजर्ड। ट्रू में से मेजर्ड घटाया तो वो करेक्शन निकल के आ गया। और वहां से अगर ट्रू लेंथ निकालनी हो तो मेजर्ड प्लस कर दिया करेक्शन। तो रिजल्ट हमको यूज करना है ये, लेकिन इसको दिमाग में कभी नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा कि कब किस में जोड़ेंगे तो आएगा, कब घटाएंगे तो आएगा। तो बस एक रिलेशन हमको दिमाग में रखना है, एरर क्या होता है? मेजर्ड माइनस ट्रू।
बस ये रिलेशन, एक ये रिलेशन हमको ध्यान रखना है, सारा कुछ हम कैलकुलेट करके आ जाएंगे, सिर्फ एक रिलेशन दिमाग में रखना है। हमेशा एरर का वैल्यू कितना आएगा, मेजर्ड माइनस ट्रू, मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ। चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर के, कितने तरह का एरर होता है इसकी बात करते हैं। ये एक नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि आपके कोड का है, कोडल स्पेसिफिकेशन है सर्वेइंग का, नोट में लिखेंगे, नोट में नोट डालिएगा। क्या है पॉइंट्स देखिएगा, देखना इधर। पहला आईएस स्पेसिफिकेशन आपका कहता है, आईएस स्पेसिफिकेशन कि कोई भी 1 मीटर 1 मीटर का अगर आप चेनिंग करते हैं तो 1 मीटर के चेनिंग में 0.2 mm प्लस माइनस का एरर अलाउड होता है। अगर हम 1 मीटर की चेनिंग करते हैं, ठीक है, एवरी मीटर में 1 मीटर का, तो 1 मीटर के चेनिंग में एरर कितना अलाउड है, प्लस माइनस 0.2 mm का। प्लस माइनस का मतलब कि आप 1 मीटर में 2 mm जोड़ दीजिए, 0.2 mm जोड़ दें, और 1 मीटर में 0.2 mm घटा दें। 0.2 mm का मतलब कितना, मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 mm को मीटर में करोगे, ये mm में है, ये कितना आएगा, पॉइंट के बाद कितने जीरो, 3 जीरो, ये आएगा। तो इतना मीटर यानी 1.0002 जोड़ दिया और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.998। ये तो प्लस माइनस का मतलब ये हुआ। तो 1 मीटर का अगर आप लेंथ मेजर करते हैं, ये डेटा पूछा जाता है, 1 मीटर का तो कितना एरर अलाउड है, 0.2 mm का, 0.2 mm का एरर अलाउड है। क्यों अलाउड कह रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जियोडेटिक सर्वेइंग नहीं कर रहे हैं, सर्वेइंग कौन सा कर रहे हैं, प्लेन सर्वे, और प्लेन सर्वे कर रहे हैं तो ये 100% है कि एरर आएगा ही। तो अब एरर आएगा ये हम जानते हैं, एरर को हम कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि एरर क्या हो, कम से कम है। तो मिनिमाइज करने के लिए, ये स्पेसिफिकेशन लगाया गया कि अगर 1 मीटर के एरर में 0.2 mm का एरर आता है तो अलाउेबल, अगर इससे ज्यादा है तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा, अब मेट्रिक चेन में आते हैं। अगर मेट्रिक चेन में आप 20 मीटर क्या मेट्रिक चेन है तो एक बार पूरा चेनिंग करेंगे तो कितना मीटर आप मेजर करोगे, 20 मीटर। अगर 30 मीटर का चेन है तो एक बार पूरा चेन मेजर करेंगे तो कितना होगा, 30 मीटर। तो अगर एक बार फुल लेंथ पूरी चेनिंग आपने कर दिया तो उस पूरी चेनिंग में एक बार 20 मीटर के इस लेंथ में प्लस माइनस 5 mm का एरर पॉसिबल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मीटर पर एरर कितना, 0.2 mm, और एक चेनिंग लेंथ में कितना, प्लस माइनस 5 mm। चाहे वो 20 मीटर का चेन हो पूरे लेंथ का, या फिर वो 30 मीटर का हो, तो 20 हो या 30 हो, पूरा एक लेंथ ऑफ चेन मेजर करने में 5 mm का प्लस माइनस, और 1 मीटर में कितना, 0.2 mm का। ये आपका आईएस स्पेसिफिकेशन कोड कहता है सर्वेइंग का। अगर इससे ज्यादा एरर है तो यू हैव टू करेक्ट दैट वैल्यू, आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर इतना एरर है तो सही है आंसर, वो चलेबल है, वो चल जाएगा काम, ठीक है। तो नोट में इस बात को लिखिएगा, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन, नोट में लिखेंगे इस बात को, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन, एवरी मीटर ऑफ लेंथ, एवरी मीटर ऑफ लेंथ, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन, एवरी मीटर ऑफ लेंथ, every meter of length should be, every meter of length should be individually accurate to, should be individually accurate to within plus minus 0.2 mm, should be individually accurate to within plus minus 0.2 mm, प्लस माइनस 0.2 mm। अंडरलाइन करेंगे प्लस माइनस 0.2 mm को।
आगे लिखिएगा ये व्हेन मेजर्ड अंडर अ टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, 80 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, जो चेन और टेप है उसको जब हम खींचेंगे तो कितना फोर्स लगना चाहिए, 80 न्यूटन का। 80 न्यूटन से ना कम होगा फोर्स वो, ना ज्यादा होगा। अगर 80 न्यूटन का फोर्स है तब ये एरर है 0.2 mm का। तो व्हेन मेजर्ड अंडर अ टेंशन ऑफ 80 mm, व्हेन मेजर्ड अंडर अ टेंशन ऑफ 80 mm, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन, ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, सेकंड पॉइंट में 20 प्लस माइनस 5 mm फॉर 20 मीटर लेंथ ऑफ चेन। 20 प्लस माइनस 5 mm, 20 मीटर में आप प्लस माइनस 5 mm का एरर लीजिएगा फॉर 20 मीटर लेंथ ऑफ चेन, 20 मीटर लेंथ ऑफ चेन के लिए। अगर 30 मीटर वाला है तो वहां भी प्लस माइनस 5 mm फॉर 30 मीटर लेंथ ऑफ चेन। ये डेटा जो है वो कोड का डेटा है, ये डेटा में हम और आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो कोड ने बस बात कही है डायरेक्टली आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो जब चेन सर्वे आप करेंगे, लीनियर मेजरमेंट आप करोगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका एरर 20 मीटर में 5 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और 1 मीटर में 0.2 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एक डेटा हम लोगों को मिला था 0.25 mm, क्या था याद आ रहा है? डायगोनल स्केल में हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट की बात की थी कि अगर इससे ज्यादा छोटा वैल्यू अगर ड्रॉ करना पड़ गया तो उसको हम नेकेड आई से विजिबिलिटी नहीं देख पाएंगे, आप देख ही नहीं पाओगे। वो पेपर पे ड्रॉ किया हुआ लाइन आपको दिखेगा ही नहीं, वो लाइन एक पॉइंट की तरह दिखेगा, आपको दिखेगा ही नहीं लाइन। तो वहां हमने बात किया था कि 0.25 mm से छोटा लाइन पेपर पे ड्रॉ नहीं हो, इस तरीके से हमको स्केल का सिलेक्शन करना है। तो जब हम प्लान ड्रॉ करते हैं या मैप ड्रॉ करते हैं तो स्केल को जब हम चूज करते हैं तो स्केल को चूज करने के लिए ये कंडीशन लगाई जाती है कि ऐसा स्केल लें कि इससे छोटी लाइन हमको पेपर पे ड्रॉ करना ना पड़े। जो भी लाइन ड्रॉ हो इससे बड़ा ही लाइन ड्रॉ हो, इससे छोटा लाइन ड्रॉ ना हो। तो इसलिए स्केल की सिलेक्शन हम इस तरीके से करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा एरर में। अब चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला लिखिएगा फर्स्ट, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। टाइप्स ऑफ एरर हेडिंग दे दीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा अगला टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर एंड करेक्शन, 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 टाइप्स ऑफ एरर एंड करेक्शन। टोटल हमको 7 तरह का एरर पढ़ना है, 7, ठीक है। 7 तरह के आपको एरर पढ़नी है, जिसमें पहला भी हम लोग बात कर रहे हैं करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो हेडिंग दीजिएगा नंबर 1, टाइप 1, टाइप 1 7 तरह का है। पहला करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये जो करेक्शन है ये दोनों में लगता है, चेनिंग में भी और टेपिंग में भी। तो पहला सवाल, जो 7 एरर है इसमें एक ऑब्जेक्टिव तो ये बन के आता है कि कौन सा करेक्शन किसके लिए वैलिड है, कौन सा चेन में होता है, कौन सा टेप में होता है। तो हमको तो पहले ये समझना होगा कि चेन और टेप दो है, लीनियर मेजरमेंट। आप चेन सर्विंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चेन सर्विंग में हमको पता है कि हम केवल और केवल क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट। चेन सर्विंग में क्या करेंगे, लीनियर मेजरमेंट। कंपास सर्वे में क्या क्या होगा, लीनियर के साथ साथ एंगल भी मेजर कर सकते हैं हम। तो अभी हमको केवल लीनियर मेजरमेंट करना है, और लीनियर मेजरमेंट करने के लिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दो है, चेन और टेप। तो चेन और टेप दोनों में ये एरर लगेगा, चेन में भी लग सकता है, टेप में भी लग सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन है, क्या होता है अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, इट इज वैलिड फॉर बोथ चेन और टेप, इट इज वैलिड फॉर बोथ चेन और टेप, इट इज वैलिड फॉर बोथ चेन एंड टेप, इट इज वैलिड फॉर बोथ चेन एंड टेप,
इट इज वैलिड फॉर बोथ चेन एंड टेप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, दिस करेक्शन is due to incorrect length of chain or tape, incorrect length of chain or tape, incorrect length of chain or tape, incorrect length of chain or tape। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे देखिएगा, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इसी पर आपको पूरा फॉर्मूला डिराइव होकर के आ जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए कि ये हमारा एक ए बी लाइन है, समझिएगा ध्यान से, ये ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन की हमें मेजरमेंट करनी है, ठीक है। हमारे पास ये टेप है, आप इसको टेप कह लें या चेन कह लें, ये हमारा टेप है या इसको हम चेन कह लें, जो भी है, टेप और चेन है, टेप और चेन है। तो इस पे तो ग्रेजुएशन की रहेगी ना, इस पर मार्किंग तो रहेगा इसके ऊपर, तो ये मार्किंग किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये मार्किंग किया हुआ है पूरा इसके ऊपर, ये मार्किंग किया हुआ है यहाँ तक। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर में ये वैल्यू है, तो कितना लेंथ हो गया इस चेन और टेप का? 10 मीटर, ये 10 लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट जब ये टेप बन रहा था या जब ये चेन बन रहा था, जब चेन की फॉर्मेशन आप कर रहे थे, उस समय ये जो चेन और टेप है इसका एक्चुअल लेंथ जो है वो थोड़ा सा ये इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हो गया। कब इंक्रीज हुआ ये? एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जब ये हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे उसी समय ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, मान लीजिए ये बढ़ गया। बनने के बाद जब बन के निकल रहा है तो हमें पता है कि वी आर मेकिंग 10 मीटर टेप, हम 10 मीटर का चेन और टेप बना रहे हैं। तो जब ये भी टेप बन के निकला होगा तो उस समय हमने क्या समझा होगा, ये चेन कितने मीटर का है? 10 मीटर का है। तो हमने इसके ऊपर फिर से ग्रेजुएशन कर दिया, ये इस तरीके से पूरा ग्रेजुएशन कर दिया और यहाँ पे लिख दिया आकर के कितना? 10 मीटर। लेकिन एक्चुअल में क्या ये 10 मीटर है? नहीं। हुआ क्या है इसमें? ये कुछ बढ़ गया है। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 मीटर बढ़ गया है, ठीक है, हालांकि डेटा बहुत ज्यादा हो गया बट समझने के लिए हमने मान लिया कि 1 मीटर ये बढ़ गया है। अब इस वाले मार्केट में ये भी चेन गया, मार्केट में ये भी चेन गया, टेप ये भी गया, ये भी गया, ये एक्चुअल है 10 मीटर है, 10 ही मीटर उसमें मार्किंग की गई है और ये गलती से बाय मिस्टेक बनाते समय ही थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, लेकिन मार्किंग इस पर भी कितनी की हुई है? 10 मीटर ही की हुई है। अब ये सारा चेन पैक हुआ, मार्केट में गया, आप सर्वेयर हैं, आप खरीदने गए, अनलकी है आप कि आपको यही वाला टेप मिल गया, आप यही खरीद के लेके आ गए और आप जाके अब मार्केट में सर्वे कर रहे हैं। तो आप इस टेप को ले गए और यहां आपने सर्वेइंग करना स्टार्टअप किया, सर्वेइंग करना स्टार्टअप किया। सपोज दैट कि आप यहां से स्टार्टिंग किए इस वाले पॉइंट से और यहां तक आते आते आपने मान लिया मैंने कि आप 4 बार चेनिंग किए, 4 चेनिंग कर रहे हो, 4 चेनिंग, 4 चेनिंग का मतलब समझ रहे हैं? 4 बार आपने चेनिंग किया है। अब जरा बताइए कि इसके ऊपर लिखा कितना है? 10 मीटर। तो 10 मीटर इसके ऊपर लिखा है और आप 4 बार चेनिंग किए, तो इस AB का लेंथ आप कितना बताओगे? 40 मीटर। तो आपने कह दिया कि सर 4 × 10 = 40 मीटर, 40 मीटर आपने बता दिया, ठीक है, 40 मीटर आपने बता दिया। अब 40 मीटर होने के बाद आप आंसर करने जा रहे हो, तब तक फिर आपने सोचा कि क्रॉस चेक करा लेते हैं एक बार कि कहीं गलती तो नहीं किए हैं। एक्सपीरियंस आपका होगा, आपको दिख रहा होगा कि भाई दूरिया बहुत ज्यादा लग रहा है, ये 40 मीटर आ रहा है, थोड़ा क्रॉस चेक करा लेते हैं। तो क्रॉस चेक कराने के ख्याल से आपने किसी दूसरे सर्वेयर को बोला कि भाई एक बार करेक्शन करना है, जरा चेक करना है कि ये लेंथ कितना आ रहा है। जिस सर्वेयर को आप बोले उसके पास भी एक चेन और टेप थी,
लेट सपोज उसके पास ये वाली चेन थी, तो उसने इस वाले चेन के से जाकर के और फिर से इसकी मेजरमेंट ली। जब वो जाकर के चेन से मेजर करेगा तो उसके हाथ में भी ये 10 ही लिखा हुआ है। जरा मुझे बताइएगा सोच समझ करके कि ये जो 40 मीटर आपने इस वाले से मेजर किया है, तो ये टेप एक्चुअल में क्या 10 मीटर का था? नहीं, एक्चुअल में कितने मीटर का था? ये 11 मीटर का था। 1 मीटर तो बढ़ गया ना, ये 1 मीटर क्या है? बढ़ गया। तो इस पर लिखा हुआ है 10, लेकिन ये है कितने का? 11 मीटर का। तो अगर ये 11 मीटर का है और आप कितना बार यूज किए हैं? 4 बार यूज किए हैं, तो वैल्यू जो आप मेजर्ड किए हो गए एक्चुअल वाला, जो एक्चुअल वाला वो कितना आना चाहिए था? कितना आना चाहिए था? 44। तो आना कितना चाहिए था? ये AB जो है ये मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड लेंथ हो गया। अब इसका ट्रू लेंथ AB का जो ट्रू लेंथ होगा वो कितना आएगा? 44। कितना आना चाहिए था? 44 आना चाहिए था। तो ये ट्रू वैल्यू है 44 का, 44 हमको आना चाहिए था। तो आपने 40 मेजर्ड किया, लेकिन ट्रू आना चाहिए कितना? 44। अब ये कैसे पता चला आपको? तो आपने दूसरे को कहा कि एक बार तुम जाकर मेजर करो। अब उसने ये वाला लिया चेन, अब इस चेन से जाकर के वो मेजर कर रहा है। उसके हाथ में भी वो 10 मीटर का है, आपके पास भी 10 मीटर वाला था, लेकिन आपका बढ़ गया था बाई मेकिंग। ये डिफॉल्ट वहीं से है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से। अब इस वाले से वो मेजर करेगा। जरा सोच के बताना, क्या ये 10 मीटर का चेन है तो वो 4 बार में मेजर कर देगा? 4 से ज्यादा जाएगा। तो जैसे ही 4 से ज्यादा हुआ, वही समझ में आ गया कि ये जो आंसर है ये क्या है? फॉल्ट है, इसमें गलत है। तो हम करेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अब वो करेक्ट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखिएगा। तो हमको ट्रू लेंथ वैल्यू चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए। कैसे निकलेगा? तो निकलेगा कैसे देखिएगा, हम निकालेंगे कैसे? 40 हमारा मेजर्ड वैल्यू कितना है? 40। तो हम यहां पे लिखे मेजर्ड वैल्यू। ये मेजर्ड वैल्यू सही है या गलत था? गलत था। तो मेजर्ड वैल्यू जो गलत है वो, ठीक है। और या ऐसे कर लो, नंबर ऑफ चेनिंग ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ चेनिंग, ये रिलेशन ज्यादा बेहतर है। नंबर ऑफ चेनिंग, कितना बार आपने यूज किया, ट्रू लेंथ हम निकालना चाह रहे हैं, कितना बार हमने क्या किया? यूज किया। और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। नंबर ऑफ चेनिंग कितना बार हम कर रहे हैं और एक्चुअल लेंथ कितना है। अब हमारे केस में एक्चुअल लेंथ कितना है? 11 मीटर। हमारा एक्चुअल लेंथ कितना है? 11 मीटर का। नंबर ऑफ चेनिंग हमने कितना बार किया? 4 बार। तो 11 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा? 44। अब ये n जो है n, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमको याद थोड़ी है कि हम कितना बार चेनिंग किए। इसको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? मेजर्ड लेंथ, जो हमने मेजर्ड वैल्यू निकाला वो मेजर्ड लेंथ, और मेजर्ड लेंथ डिवाइडेड बाय उस समय नंबर ऑफ चेनिंग जितना बार किया। नंबर ऑफ चेनिंग, कितना नंबर ऑफ चेनिंग किया? 4। तो मेजर्ड लेंथ कितना है यहाँ पे? 40। मेजर्ड लेंथ कितना? 40। और कितना बार मेजर्ड किया हमने? 4 बार। कैंसिल होगा ये कितना? 10। ये क्या आ रहा है? 11 आ जाएगा ये तो। नहीं रुको, कुछ तो गड़बड़ कर दी है। नंबर ऑफ चेनिंग n, हाँ गड़बड़ इसमें कर रहा है। नंबर ऑफ चेनिंग में देखिएगा, नंबर ऑफ चेनिंग कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ चेनिंग ये कैसे निकलेगा? मेजर्ड लेंथ कितना? मेजर्ड लेंथ कितना है ये हमारा? 40। मेजर्ड लेंथ कितना? 40। और जो हमारा फॉल्टी चेन था, जो फॉल्टी चेन था इसकी लेंथ कितना? फॉल्टी लेंथ, फॉल्टी लेंथ कितना था?
10, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, फॉल्टी लेंथ कितना 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल लेंथ कितना 11, ये एक्चुअल लेंथ है चेन का और ये कौन सा फॉल्टी लेंथ, 40 बटा 10 कितना आएगा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 ये कितना आ जाएगा 44 मीटर। यहां से हम निकाल लिए। तो ट्रू लेंथ हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट दिमाग में ये रखिएगा, कितना नंबर ऑफ चेनिंग मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ दी चेन। अब ये नंबर ऑफ चेनिंग कैसे निकलेगा, तो मेजर्ड लेंथ जो हम मेजर्ड किए हो डिवाइडेड बाई कौन सा फॉल्टी लेंथ, कि हम मेजर्ड की क्या किए और फॉल्टी चेन का लंबाई कितना है उसी से मेजर्ड किए हैं। तो टोटल वैल्यू ये मेजर्ड किए हो और उस एक चेन लेंथ का इतना था, तो डिवाइड करेंगे तो n निकल के आ जाएगा ना, कि कितना बार हमने क्या किया है चेनिंग किया है। तो ये डिवाइड किया तो 4 चेनिंग निकल के आ गया कि 4 बार हमने चेनिंग किया है। अब उस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में एक्चुअल लेंथ में, तो यहां से हमको क्या निकल के आ जाएगा ट्रू वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये आपका रिलेशन आया ट्रू लेंथ निकालने का। ये स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन है। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ कि आपका चेन जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये तो ये बड़ा हो गया या फिर वो छोटा हो गया, तो उसकी वजह से ये करेक्शन आप निकाल रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे इस बात को। ये स्टैंडर्ड चेन था हमारा, स्टैंडर्ड चेन, और ये फॉल्टी चेन है। लेकिन दोनों के ऊपर मार्किंग 10 मीटर है। ये हमने मेजर्ड वैल्यू लिया पहला, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम फॉल्टी से, फॉल्टी चेन से, फॉल्टी चेन से ले रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि 11 मीटर का है, हम तो 10 ही समझ रहे हैं, हम तो 10 ही समझ रहे हैं। तो मेजर्ड वैल्यू आ गया 40। पता चला बाद में कि नहीं ये गलत है, तो गलत है तो ट्रू लेंथ हम निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ चेनिंग मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। नंबर ऑफ चेनिंग कितना बार चेनिंग किया मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। नंबर ऑफ चेनिंग कैसे निकलेगा, तो मेजर्ड लेंथ में डिवाइड कर दिया फॉल्टी लेंथ ऑफ चेन से। टोटल लेंथ हमने निकाला ट्रू लेंथ, नंबर ऑफ चेनिंग मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। नंबर ऑफ चेनिंग कैसे आया, मेजर्ड लेंथ में फॉल्टी लेंथ से भाग दे दिया। टोटल वैल्यू कितना मेजर्ड किए थे और एक लेंथ की लंबाई कितनी थी, डिवाइड कर दिए तो n आ जाएगा, कितना बार चेनिंग किए हो आप। हो गया ये। इसमें अगर हम इसको और लिखेंगे ऐसे कि ट्रू लेंथ, और ये आप लिख रहे हैं मेजर्ड लेंथ डिवाइडेड बाय ये फॉल्टी लेंथ ऑफ चेन है, फॉल्टी लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ। अगर हम नोटेशंस में इसको लिखेंगे, मान लीजिए नोटेशंस की बात करते हैं, तो देखिएगा ये ट्रू लेंथ है, ये तो आपका सही लेंथ है, तो ट्रू लेंथ को हम कैपिटल एल से लिखते हैं। ये फाइनल लेंथ हमारा निकल के आया है,
फाइनल एल, ठीक है। ये मेजर्ड है, तो मेजर्ड वाली वैल्यू है, लेकिन ये गलत आया ना, तो टोटल लेंथ ये निकल के आया है 40, लेकिन वो क्या है, गलत है। तो गलत वाले को अगर हम एल डैश से लिखते हैं, कैपिटल एल डैश लगाते हैं, कैपिटल एल डैश लगा देते हैं, ये हमारा फॉल्टी लेंथ है, फॉल्टी। तो फॉल्टी लेंथ है एक चेन का, और ये क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन। एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन को हम लिखते हैं एल से, स्मॉल एल से, और फॉल्टी लेंथ को हम लिखते हैं स्मॉल एल डैश से। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा एल डैश डिवाइडेड बाई एल डैश मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है। ये रिलेशन आपका बन जाएगा, और ये रिलेशन फॉर्मूला बुक में दिया हुआ रहता है। तो नीचे में ये रिलेशन लिख लीजिएगा, और साइड में लिख देंगे वेयर, कि कौन क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख लेना, कैपिटल एल इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एल, और स्मॉल एन की वैल्यू कैसी आएगी, एल डैश बाई एल डैश इन टू एल। ये आपका रिलेशन बन गया। वेयर कैपिटल एल क्या है, ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ है। एन क्या है, नंबर ऑफ चेनिंग, नंबर ऑफ चेनिंग या टेपिंग, आप जो कह लें इसको, चेनिंग या टेपिंग, क्योंकि दोनों के लिए वैलिड है। स्मॉल एल क्या है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन। एल डैश क्या आया, मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ, और ये क्या है, फॉल्टी लेंथ ऑफ चेन। हो गया ये। नोट में एक और पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखेंगे दिस कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड, दिस कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर, दिस कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर एरिया एंड वॉल्यूम। This concept can also be applied for area and volume, area and volume। अब इधर देखिएगा, अगर हमको ट्रू एरिया निकालना हो तो यही कॉन्सेप्ट सेम हम अप्लाई कर रहे हैं। हमको ट्रू एरिया निकालना है, ये क्या था, ट्रू लेंथ था, ठीक है, और ये क्या थी, ये मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ। तो हमको ट्रू एरिया निकालना है, और मेजर्ड एरिया की बात करते हैं। ये एक्चुअल था, ये तो एक्चुअल है, ये एक्चुअल लेंथ है। ये क्या था, ये मेजर्ड लेंथ है। तो मेजर्ड लेंथ की जगह पे हम यहाँ पे मेजर्ड लेंथ की जगह पे यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे लिखा मेजर्ड एरिया। लेंथ मेजर्ड की जगह हम क्या लिख दिए, मेजर्ड एरिया। बचा क्या वहां पे, एल, एल क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन, और एल डैश क्या है, फॉल्टी लेंथ ऑफ द चेन। तो यहाँ पे रिलेशन में बचा मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन, ये एक्चुअल लेंथ, और डिवाइडेड बाई कौन सा, फॉल्टी लेंथ। अगर हम इस एक्चुअल लेंथ बाई फॉल्टी लेंथ का स्क्वायर कर दें, मल्टीप्लाइड कर दें मेजर्ड एरिया में, तो हमको क्या मिल के आ जाएगा, ट्रू एरिया।
तो ट्रू एरिया कैसे हमारा निकल के आ रहा है, ये ट्रू एरिया है। ट्रू एरिया कैसे निकल के आया, L बाई एल डैश का स्क्वायर इंटू में कौन सा, मेजर्ड एरिया, ये आ जाएगा। अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो ट्रू वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, L बाई एल डैश का क्यूब इंटू में मेजर्ड वॉल्यूम। और L और एल डैश क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन, फॉल्टी लेंथ ऑफ द चेन। तो एक्चुअल बाई फॉल्टी का रेशियो निकाल के अगर हम स्क्वायर मल्टीप्लाई करें मेजर्ड में तो ट्रू एरिया दे देगा, और वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रू वॉल्यूम दे देगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम एरिया और वॉल्यूम पे भी लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिल जाएगा, लिख लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट। ये पूरा लिख देना है यहाँ पे, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, ऊपर में एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन है, नीचे फॉल्टी लेंथ ऑफ चेन। एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन और नीचे में है फॉल्टी लेंथ ऑफ चेन, नीचे में है फॉल्टी लेंथ ऑफ चेन। फॉल्टी लेंथ ऑफ चेन स्क्वायर कर दिया इसका, और मेजर्ड एरिया मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया हमको ट्रू एरिया। वॉल्यूम निकालना हो तो L बाई एल डैश का क्यूब कर देंगे, मेजर्ड वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्रू वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। हो गया ये। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब जरा एक चीज बताइएगा, करेक्शन क्या होगा। हम तो करेक्शन की बात करने जा रहे हैं, तो हम करेक्शन पे आते हैं। फिर करेक्शन, करेक्शन क्या होता है, करेक्शन मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ, क्या ट्रू माइनस मेजर्ड, एरर होता है ये। तो करेक्शन क्या होगा, ट्रू माइनस, तो ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। आपके इस केस में ट्रू लेंथ का मतलब L और मेजर्ड लेंथ का मतलब कौन सा, L डैश। तो ये ट्रू लेंथ है, ये मेजर्ड लेंथ है। जरा सोचिएगा, अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया था AB का, सुनना ध्यान से, AB की जो एग्जाम्पल हमने लिया था, इस AB के एग्जाम्पल में हमारा चेन जो था ये 0 से 10, ये एक्चुअल चेन था, लेकिन बाय मिस्टेक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ये 0 से 10 ही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये कितना बता रहा है, 11 मीटर का। तो ये चेन क्या हो गया आपका, एलोंगेटेड है, बढ़ गया है, ये एलोंगेट हो चुका है। जब चेन एलोंगेट हुआ, लेकिन रीडिंग तो आप 10 ले रहे हो, तो वैल्यू यहाँ पे आप अगर 3 बार मेजर किए तो यहाँ 30 मीटर बता रहे हो, लेकिन अगर 11 आप एक्चुअल ले लेते तो ये कितना आता, 33 आता। तो चेन के एलोंगेट होने पर चेन में फॉल्टी आया, और फॉल्ट आया एलोंगेशन का। तो फॉल्ट अगर एलोंगेशन का आया तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है, इसको हम मेजर्ड वैल्यू कहेंगे। यानी ये कौन सा है, L, और ये कौन सा है, ये L डैश है, और ये कौन सा L, 33 वाला L है ना, ट्रू वैल्यू है ना, और मेजर्ड 30 आप मेजर्ड किए हो, तो ये कौन सा है, L डैश है। चेन के एलोंगेट होने से आपकी मेजर्ड वैल्यू कम मेजर हो रहा है या ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी चेन बड़ा होगा तो जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। उल्टा चलता है, चेन छोटा होगा तो मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, एक्चुअल से ज्यादा हो जाएगा। चेन बड़ा हुआ तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब जरा बताइएगा यहाँ पे कि ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे केस ले रहा हूं, अगर डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट है एलोंगेशन का, डिफेक्ट है एलोंगेशन का, अगर एलोंगेट हुआ है तो इस कंडीशन में मेजर्ड बड़ा होगा या ट्रू बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा,
तो एलोंगेशन है तो ट्रू बड़ा होगा, मेजर्ड वाला क्या होगा, छोटा। तो ऐसे कंडीशन में इफ डिफेक्ट एलोंगेशन का हो तो देन एलडेस का वैल्यू, मेजर्ड वाला वैल्यू छोटा होगा किससे, एल से। तो अगर मेजर्ड वाला वैल्यू छोटा होगा एल से, तो ऐसे कंडीशन में जो करेक्शन निकल के आएगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो कैसा, पॉजिटिव। तो करेक्शन कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव। यानी अगर डिफेक्ट में एलोंगेशन है तो करेक्शन कैसा, पॉजिटिव। एरर होगा नेगेटिव। करेक्शन और एरर के बीच में कैसा रिलेशन है, इन नेगेटिव का इनवर्स रिलेशन है। तो करेक्शन हम निकाल रहे, करेक्शन कैसा, पॉजिटिव। ये पहला केस लिखा यहां पे। सेकंड, फिर इसी तरीके से एनालाइज करते हैं। इफ डिफेक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में अगर ये शॉर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो उस स्थिति में एल डैश हमारा क्या होगा, इस बार बड़ा हो जाएगा। और एल डैश अगर बड़ा हो गया तो अब करेक्शन कैसा, तो करेक्शन अब हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्टैंडर्डाइज करेक्शन, जो स्टैंडर्डाइज करेक्शन है ये पॉजिटिव होता है तो कि नेगेटिव, दोनों हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, जब डिफेक्ट कैसा हो, एलोंगेशन का। डिफेक्ट अगर एलोंगेशन का हो तो करेक्शन कैसा, पॉजिटिव। और डिफेक्ट अगर शॉर्ट का हो तो करेक्शन कैसा, नेगेटिव। यहीं पे एरर की बात कर लेते हैं। एंड एरर लिख लेता हूं अब मैं, एरर की बात करता हूं। एरर क्या होता है, माइनस टाइम्स करेक्शन। तो अब यहां ये पॉजिटिव करेक्शन है, माइनस साइन लगाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे देयरफॉर एरर कैसा, नेगेटिव। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डिफेक्ट अगर एलोंगेशन का हो चेन में तो एरर कैसा, नेगेटिव। करेक्शन कैसा, पॉजिटिव। डिफेक्ट अगर चेन में शॉर्ट का हो तो करेक्शन कैसा, नेगेटिव। और करेक्शन नेगेटिव तो एरर कैसा, तो एरर हो जाएगा पॉजिटिव। जो एरर है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये सवाल आपसे पूछेगा कि डिफेक्ट अगर ऐसा है तो करेक्शन बताइए कैसा। तो रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा। कैसे कि करेक्शन अगर हम निकाल रहे हैं, हम बात करेक्शन की कर रहे हैं, तो कितना, ट्रू माइनस। अगर हम बात एरर की करते, मेजर्ड माइनस, तो सोचना है, रट्टा नहीं मारना। हम एरर डायरेक्ट निकाल रहे हैं, देखो डायरेक्ट ये वाला एरर बता रहे हैं, ये वाला एरर डायरेक्ट बता रहे हैं। एरर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, मेजर्ड माइनस, कंडीशन लिया मेजर्ड माइनस ट्रू पर, कि केस बन गया पहला हमारा डिफेक्ट एलोंगेशन का है। तो एलोंगेशन का डिफेक्ट है, बड़ा है, तो हम मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और एरर कैसा निकलता है, मेजर्ड माइनस ट्रू। तो ट्रू वाला बड़ा हो गया, मेजर्ड वाला कम हो गया, तो मेजर्ड माइनस ट्रू, ट्रू वाला बड़ा है तो नेगेटिव आएगा। तो एरर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। डायरेक्ट यहां से आ जाएगा आंसर, एरर नेगेटिव आ जाएगा। तो सोच करके आंसर करिएगा, रट्टा नहीं मारिएगा इस कहानी को, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज करेक्शन एंड एरर में ये हमने सीखा। यही हम लोग को एनालाइज सातों के लिए करना है। 7 टोटल करेक्शन है, सातों के लिए देखना है कि कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, और मैग्नीट्यूड कितनी होती है। यही चीज पढ़ना है इस टॉपिक में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खूब न्यूमेरिकल सवाल आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा ये। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। बाकी और सब लोग मजे ले रहे हैं होली का जी।